स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं है और जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 और इसी एक्ट की अमेंडमेंट 2019 वाली, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स में ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में लिखा गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये जो कमीशन है ये ऐसे केसेस को देखता है जहां पे वायलेशन हुई है मानव अधिकारों की, ह्यूमन राइट्स की, और सिर्फ उन मैटर्स को लेके जो मैटर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो जैसे स्टेट लेजिस्लेचर की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे होती है, उन्हीं पे वो कानून बना सकते हैं। इसी तरीके से ही कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन है और ये वही केसेस लेता है जहां पे कोई ना कोई पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व है, मतलब कि कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी। जैसे ज्यादातर जो कमीशन के पास केसेस आते हैं ये पुलिस एट्रोसिटीज के होते हैं। तो किसी ने बिना वारंट के किसी को इम्प्रिजन किया हुआ है, कोई पुलिस ऑफिसर है ब्राइब ले रहा है या कुछ फोर्स कर रहा है, कोर्स करने की कोशिश कर रहा है किसी विक्टिम को, तो ऐसे केसेस स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास पहुंचते हैं। और कुछ जो केसेस हैं इनके पास नहीं आ सकते, जैसे कि अगर केस जो है ऑलरेडी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास चला गया या कोई और स्टेचुटरी कमीशन जैसे नेशनल कमीशन ऑन वुमेन है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट है, तो वहां पे अगर कोई केस जाता है तो वो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो स्टेट वाला है उसके पास नहीं आता। यहाँ पे ये साफ करना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स जो हैं ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है। तो जो मानव अधिकार हैं, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, इसकी डेफिनेशन तो नहीं मिलती, पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है उनका एक डॉक्यूमेंट है। तो ह्यूमन राइट्स का मोटा मोटा मतलब ये होता है कि सिर्फ आप ह्यूमन हो इसलिए आपके कुछ हक हैं। जैसे मोस्ट कॉमन है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी या राइट टू इक्वालिटी। न्यू दिल्ली की जो ज्यूरिसडिक्शन है वहां पे जो केसेस हैं वो डायरेक्टली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाते हैं। दिल्ली का कोई स्टेट कमीशन नहीं है ह्यूमन राइट्स का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूजीसी नेट एग्जाम है या बाकी एग्जाम्स के लिए। कॉम्पोजिशन, इसके 3 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन और 2 अन्य मेंबर। चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन है कि वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का जो रिटायर हो चुका हो, चाहे वो सिंपल जज है या चीफ जस्टिस रहा हो हाई कोर्ट का, वो एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट हो सकता है। जो 2 अन्य मेंबर हैं उनमें से एक जुडिशियल मेंबर होता है जो सर्विंग या रिटायर्ड जज होगा हाई कोर्ट का, या एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा उसी स्टेट में जिसके पास 7 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज है कोई और वो सर्विंग है, मतलब कि सर्व कर रहा है, अभी सिटिंग जज है, वो तभी अपॉइंट हो सकता है अगर हम कंसल्ट करें चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट को। तो स्टेट अगर सिटिंग जज को अपॉइंट करेगा तो कंसल्टेशन करनी पड़ती है चीफ जस्टिस ऑफ द सेम स्टेट उससे। और दूसरा जो मेंबर है वो जुडिशियल मेंबर नहीं है, वो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। जैसे कई बार एक्टिविस्ट होते हैं ह्यूमन राइट्स, उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। टेन्योर इसका होता है 3 इयर्स, तो मेंबर्स या चेयरपर्सन 3 सालों के लिए मेंबर रहते हैं, वो रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। और रिटायरमेंट एज है 70 इयर्स। तो कोई मेंबर अगर 68 इयर्स की एज में अपॉइंट होता है तो उसे 2 साल बाद यानी कि 70 इयर्स पर उसको रिटायर होना पड़ेगा, तो 3 इयर्स का टेन्योर वो कंप्लीट नहीं करेगा। इसका एक सेक्रेटरी भी होता है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, पर उस पे चेयरपर्सन का भी कंट्रोल होता है। तो इन जो पावर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल, उसके ऊपर चेयरपर्सन उसे डायरेक्ट कर सकता है। और इस कमीशन के पास चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होता है जो कि आईजी रैंक या उसके अबव का होता है, एक पुलिस ऑफिसर। जैसे कि पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहां पे भी एक चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो इंक्वायरी होती है वो इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अंडर होती है। जो एक्ट है ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 और अमेंडमेंट, उसमें एक इंडिपेंडेंस के प्रोविजंस दिए हुए हैं। इंडिपेंडेंस इंश्योर की गई है कमीशन की, ताकि कमीशन सरकार के प्रेशर में ना काम करे। जैसे कि जो भी इसके मेंबर्स होते हैं वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते अंडर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट।
मतलब कि अगर आप एक बार कमीशन के मेंबर बन गए, उसके बाद आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी और एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। इसलिए आपको लालच नहीं दिया जा सकता सरकार की तरफ से कि आपको यहाँ पे नियुक्त कर देंगे। रिमूवल, इसके जो रिमूवल ग्राउंड्स हैं वो स्पेसिफिक हैं, और इसके रिमूव करने वाली जो अथॉरिटी है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि काफी हाई अथॉरिटी है, मतलब इंडिया की हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो ये डिफिकल्ट प्रोसेस है रिमूवल का, क्योंकि एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है ये पावर, दूसरा जो ग्राउंड्स है रिमूवल के वो दिए हुए हैं इसी एक्ट में। जैसे कि एडजस्ट इंसॉल्वेंट, अगर कोई कर्जा है जो चुका नहीं पा रहा मेंबर, पेड एम्प्लॉयमेंट, कमीशन के अलावा कहीं पेड एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, कहीं से पैसा ले रहे हैं, अनफिट टू कंटिन्यू, माइंड या बॉडी, उस हिसाब से अगर कोई भी मेंबर अनफिट है कंटिन्यू करने के लिए तब भी रिमूव किए जा सकते हैं, या अनसाउंड माइंड के हैं, या फिर कोई केस है उसमें कन्विक्ट होते हैं और उनको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, तो इन्हें रिमूव किया जा सकता है। उसके अलावा प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर काम करने का तरीका ठीक नहीं है, रिश्वत ले रहे हैं या बायस्ड है, तो भी इन्हें रिमूव किया जा सकता है। पर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी मस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो इस ये भी एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। उसके अलावा जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है, दे कैनॉट बी वेरी टू डिसएडवांटेज। एक बार आप अपॉइंट हो गए, जो भी आपकी सैलरी अलाउंसेस बाकी कंडीशंस ऑफ सर्विस है, वो आपके डिसएडवांटेज के लिए वेरी नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए 22 में कोई नियुक्त होता है कमीशन का मेंबर और सैलरी है 1000 रुपीज, और 2023 में सरकार डिसाइड करती है कि मेंबर्स की सैलरी होगी 900 रुपीज। तो जो नए मेंबर हैं उन पे ये 900 लागू होगा, पर जो पुराने मेंबर हैं उनको 1000 रुपीज सैलरी ही मिलेगी। तो उनके टेन्योर में एक बार वो अपॉइंट हो गए, कंडीशंस ऑफ सर्विस वर्स्ट नहीं हो सकती। अपॉइंटमेंट प्रोसेस, अभी इंडिपेंडेंस के बाद नेक्स्ट करते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो जरूरी बात यह है कि प्रेसिडेंट रिमूव करता है, पर अपॉइंटमेंट गवर्नर के पास है, तो गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट है उनको अपॉइंट करता है, और वो अपॉइंट करता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। वो कमिटी में होते हैं चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, होम मिनिस्टर, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऑपोजिशन का भी रोल है, उनका लीडर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। पर तीन बंदे सरकार की ओर से होते हैं, क्योंकि सीएम, होम मिनिस्टर या स्पीकर एक ही पार्टी के होते हैं यूजुअली। और जिस भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, वहां पे चेयरमैन ऑफ द काउंसिल और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द काउंसिल वो भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होता है। फर्दर बात करते हैं फंक्शंस की। तो इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? पहले तो ये इंक्वायरी करते हैं, जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है या नेग्लिजेंस हुई है पब्लिक सर्वेंट की ओर से, ऐसे मैटर्स को ये इंक्वायर करेंगे। चाहे तो ये खुद से कोई मसला उठा लें सुओ मोटो, जैसे कई बार अखबार में कोई ह्यूमन राइट वायलेशन का केस आ जाता है पब्लिक सर्वेंट की ओर से, पुलिस ऑफिसर की ओर से, तो ये सुओ मोटो अपनी ओर से ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। या कोई पटिशन करता है, इनको आम लोग ज्यादातर इनको पटिशन करते हैं, तब जाके ये इंक्वायर करते हैं। या फिर किसी कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया है कि आप इस मैटर में इंक्वायरी करें। फिर अगर कोई भी केस पेंडिंग है कोर्ट के आगे और वो ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन से रिलेटेड है, वहां पे ये इंटरवीन कर सकते हैं। फिर विजिट कर सकते हैं जेल्स और डिटेंशन सेंटर्स, क्योंकि जेल्स में ही ज्यादातर वायलेशंस होती हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। डिटेंशन सेंटर्स जैसे जुवेनाइल जस्टिस होम होते हैं, तो वहां पे ये विजिट करके इनमेट्स का मतलब हाल चाल देख सकते हैं कि वो ठीक तरीके से रह रहे हैं, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे। फिर ये रिव्यू भी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स का, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, और कोई और लीगल सेफगार्ड्स हैं जैसे एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का, वो रिव्यू करते हैं और ऐसे मेजर्स रिकमेंड करते हैं जिससे कि वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके। जैसे अगर कोई कानून है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए ये रेमेडियल मेजर्स भी दे सकते हैं सरकार को, कि आप ये कीजिए ताकि ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन कम हो। एक और फंक्शन है इनका, रिव्यू द फैक्टर्स दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब कि कोई भी फैक्टर्स जिनकी वजह से ह्यूमन राइट्स की एंजॉयमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रही है,
उनको देखना और रिकमेंड करना रेमेडियल मेजर्स। अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च, तो ये भी इनका एक फंक्शन है कि ये रिसर्च अंडरटेक करते हैं, जैसे पीएचडी की रिसर्च होती है ह्यूमन राइट्स की फील्ड में, और उसे प्रमोट भी करते हैं ताकि पॉलिसी मेकर्स इस रिसर्च को मद्देनजर रखते हुए कुछ पॉलिसीज बना सकें। उसके बाद ह्यूमन राइट्स लिटरेसी और प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ सेफगार्ड्स, तो हर आदमी के पास ये जानकारी हो कि उसके ह्यूमन राइट्स क्या है और उनकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या उनके अधिकार है, इसके अवेयरनेस जनरेट करने का काम भी ये कमीशन करता है। उसके बाद बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड काम करते हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है। तो स्टेट लेवल के जितने भी एनजीओज हैं, स्टेट के विद इन कोई एनजीओ इंटरनेशनल भी अगर फंक्शन करता है तो उनके एफर्ट्स भी इंकरेज करते हैं। और लास्ट में सच अदर फंक्शंस एज इट मे कंसीडर नेसेसरी फॉर प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कोई और फंक्शन भी ये परफॉर्म कर सकता है अगर उसे लगे ये नेसेसरी है फॉर प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। पावर्स की बात करते हैं, तो जब ये कमीशन बैठता है तो इसके पास पावर्स होती हैं फॉर सिविल कोड, तो सिविल कोड के पास जो भी पावर्स होती हैं वही पावर्स इसके पास भी होती हैं। समन कर सकते हैं किसी भी आदमी को। प्रोसीडिंग्स का करेक्टर जुडिशियल होता है, जुडिशियल काम है इनका। और स्टेट गवर्नमेंट या जितनी भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज हैं स्टेट की, वहां से ये इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट कोई भी मंगवा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इन्हें रिफ्यूज नहीं कर सकता, तो ये पावरफुल बॉडी है। इसकी लिमिटेशंस क्या है? एक तो अगर 1 ईयर हो जाता है तो उसके बाद ये ह्यूमन राइट वायलेशंस का केस उठा नहीं सकते। मान लीजिए कोई घटना हो जाती है 1 अप्रैल 2022 को, तो 1 अप्रैल 2023 को वो ये घटना के ऊपर ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हुई है उस केस को नहीं उठा सकते। तो एक्सपायरी टाइम है केसेस का ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। फिर जो पर्सनल मैटर्स हैं जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट का डिस्प्यूट है, कंजुगल मैरिज रिलेटेड है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, उनको नहीं देखते। कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई हो अगर सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, जैसे मिलिट्री, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, तो वो भी ये नहीं देख सकते। ये काम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करता है अंडर सेक्शन 19 ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट। और कोई भी अगर एलिगेशन में कोई पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व नहीं है, सरकारी कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं होता है, तो भी ये उस केस को उठा नहीं सकते। तो स्टेट गवर्नमेंट का अगर पब्लिक सर्वेंट, कोई भी सरकारी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर्मचारी है, उसी का केस ये उठा सकते हैं अगर वो इन्वॉल्व है ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में। और उसके बाद एक लिमिटेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की, अगर कोई भी केस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या कोई भी स्टेचुटरी कमीशन के पास है, वो केस इनके पास नहीं जा सकता। जब भी ये इंक्वायरी करते हैं किसी की केस की, तो ऑन कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी ये क्या कर सकते हैं? ये केवल रिकमेंड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को या कोई और अथॉरिटी को। कौन कौन सी रिकमेंडेशन दे सकते हैं? एक तो कि आप कंपनसेशन दीजिए, डैमेजेस दीजिए टू द विक्टिम, तो विक्टिम जिसके भी राइट्स वायलेट हुए हैं उसको डैमेज दे सकते हैं, तो इसकी रिकमेंडेशन हो सकती है। दूसरा, जो गिल्टी सिविल सर्वेंट है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जैसे ये रिकमेंड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि उसे सस्पेंड कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो ये रिकमेंडेशन हो सकती है। इंटरिम रिलीफ दे सकते हैं विक्टिम को, उसके ह्यूमन राइट्स रिस्टोर कर सकते हैं। या फिर ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हैं फॉर नेसेसरी डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स, तो कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं। ये चार इनके पास चारे होते हैं। लेकिन जितने भी इनके फंक्शंस हैं या जो भी ये कर सकते हैं वो रिकमेंडरी है, उसकी कोई रियल पावर नहीं है। ये खुद ब खुद वायलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स को पनिश नहीं कर सकते, कोई पावर नहीं है इनको अवॉर्ड करने की कोई भी रिलीफ टुवर्ड्स द विक्टिम। तो ये रिलीफ के लिए भी अकेला रिकमेंडेशन दे सकते हैं, सरकार मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती। लेकिन ये बॉडी का प्लस पॉइंट ये है कि जो भी कमीशन रिकमेंड करेगा उसके रिलेटेड इनको इंफॉर्मेशन वापस जाती है 1 महीने के अंदर अंदर के क्या एक्शन लिया गया है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होते हैं उनकी एनुअल या स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट की जाती हैं। और स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो ले करे इन रिपोर्ट्स को बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर।
मतलब दोनों हाउसेज, अगर दो हाउसेज है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है कि इसकी जो रिपोर्ट है वो लेजिस्लेचर के पास जाती है, जहां पे जनता के चुने हुए नुमाइंदे जो होते हैं उस रिपोर्ट को देखते हैं। और रिपोर्ट के साथ साथ एक मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन भी दिया जाता है, जिसमें बताया गया है कि ये रिकमेंडेशंस होती हैं कमीशन की और उस पे ये एक्शन लिया गया है। अगर कोई रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की जाती, रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस देना पड़ता है कि क्यों नहीं एक्सेप्ट हुई है, और वो भी स्टेट लेजिस्लेचर के सामने जाता है। और ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसके थोड़ा हटके है एक टॉपिक, ह्यूमन राइट्स कोर्ट। तो ह्यूमन राइट्स जो एक्ट है उसके अंडर ये कहा गया है कि ह्यूमन राइट्स कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किए जा सकते हैं फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगर स्टेट चाहे तो। और इन्हें सेट करने के लिए कॉन्फ्रेंस चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का। और अगर ये सेट हो जाते हैं तो स्टेट उस कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करता है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केस लड़ते हैं। तो ये जो तीनों पॉइंट है ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में नहीं है, बस एक एडिशनल पॉइंट है कि ह्यूमन राइट्स कोर्ट भी हर जिले में हो सकते हैं अगर स्टेट चाहे तो। इसका प्रोविजन एक्ट में दिया गया है। जो जनरल स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का। एग्जाम्पल है पंजाब की, तो पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो स्ट्रक्चर है तकरीबन सभी स्टेट्स का यही स्ट्रक्चर होता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है पूरे कमीशन की। जुडिशियल विंग, उनका स्टाफ होता है, कमीशन के मेंबर्स तो होते ही हैं जो केसेस के रिलेटेड मुद्दे देखता है। और एक होता है इन्वेस्टिगेटिव विंग। पंजाब में एडीजीपी रैंक का ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेटिव विंग को हेड करता है। तो जितनी भी इंक्वायरीज होती है इन्वेस्टिगेशन टुवर्ड्स वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या नेग्लिजेंस होती है पब्लिक सर्वेंट की ओर से, वो इस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के अंडर होती है। और पंजाब के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़ की, उसके ज्यूरिसडिक्शन में जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस हैं वो भी पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंडर आते हैं। तो कई बार स्टेट को एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी की ज्यूरिसडिक्शन दे दी जाती है ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंडर। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंसिटाइज करते रहते हैं ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं। तो ऐसी संभावना रहती है कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन या ह्यूमन राइट्स नेग्लिजेंस में पार्टिसिपेट कर लें। इसलिए ये फंक्शन काफी जरूरी है। और कौन से ऐसे रिलेटेड ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं जिस पे ज्यादा फोकस रहता है कमीशंस का, वो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। एट्रोसिटीज ऑन माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, या ह्यूमन राइट्स सिचुएशन जेल्स में, क्योंकि जेल्स में काफी समस्या आती है, ओवर क्राउडिंग का इशू है, कस्टडियल डेथ्स का, इवन रेप केसेस आ जाते हैं जिसमें पुलिस पर्सोनल भी इन्वॉल्व होते हैं। फिर मैनुअल्स का अवेंजिंग जो हाथ से मल उठाने का काम है, के अलावा कुछ क्रिमिनल ट्राइब्स थी जिनका माना जाता था कि ऑक्यूपेशन ही क्राइम है, उन्हें डी नोटिफाई किया। तो डी नोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनके बारे में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं उन पे फोकस रखते हैं। उसके अलावा कमीशन कोशिश करता है कि चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर और ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन ऐसी प्रैक्टिसेस इरेडिकेट हो। ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन में प्रोस्टिट्यूशन भी आ जाता है। इसके अलावा वुमेन के राइट प्रोटेक्ट करना, जो मेंटली इल है उनके राइट्स प्रोटेक्ट करना, ये भी फोकस पे रहते हैं। पर मेनली कस्टडियल डेथ के जो केसेस हैं वो कमीशन के पास ज्यादा आते हैं और ज्यादा हाईलाइट होते हैं। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। ह्यूमन राइट्स की कोई डेफिनेशन हमें प्रॉपर बुक्स में नहीं मिलती है, पर कोई भी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट है उसमें जो भी वर्ड्स होते हैं ज्यादातर वो डिफाइन किए होते हैं। तो यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, उसमें ह्यूमन राइट्स को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि वो सभी राइट्स जो रिलेटेड है राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी के, और जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांट करता है या फिर इंटरनेशनल कोविनेंट में उनकी चर्चा की गई है, और वो एनफोर्सेबल हो बाय कोर्ट्स इन इंडिया, चाहे हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स है, वहां पे वो एनफोर्सेबल हो। तो ऐसे राइट्स को ह्यूमन राइट्स इंक्लूड किया गया है इस ह्यूमन राइट्स एक्ट की डेफिनेशन में। और यहाँ पे इंटरनेशनल कोविनेंट का मतलब है जैसे
इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है। तो ये जो दो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स थे, यूनाइटेड नेशंस में ही पास हुए हैं, इनमें जो राइट्स हैं वो भी इसमें आ जाते हैं डेफिनेशन में। तो ये वेगली डिफाइन किया गया था और ये काफी ब्रॉड डेफिनेशन है ह्यूमन राइट्स की। और दो रिकमेंडेशंस जो कमीशंस के बारे में दी जाती हैं आमतौर पे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी दिखते हैं इनकी बेटर फंक्शनिंग के लिए। एक तो इन्हें ज्यादा पावर मिलनी चाहिए, इन्हें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि इनके पास रिकमेंडरी पावर्स हैं, वो इम्प्लीमेंट करवाने में इनके पास ना तो स्टाफ रहता है, और कई बार इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाती जो भी इनके डिसीजंस होते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का काफी इंटरफेरेंस रहता है। तो इसे स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। दूसरा, पेंडेंसी काफी है केसेस की, काफी जो केसेस हैं वो लंबे समय तक चलते हैं, और वैकेंसीज हैं कमीशंस में, बहुत सारे कमीशंस के तो हेड भी नहीं है, चेयरपर्सन भी नहीं है। इसलिए मैन पावर और लॉजिस्टिक सपोर्ट अच्छा खासा मिलना चाहिए इन कमीशंस को, ताकि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के जो भी केसेस हैं वो इजीली डिसाइड हो पाए, अच्छे स्पीडी ट्रायल हो वहां पे, और जो विक्टिम्स हैं उन्हें न्याय मिल सके। तो ये दो रिकमेंडेशंस हैं इंपॉर्टेंट।